गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं श्रुति सिन्हा एक बार फिर पॉलिटिकल लेक्चर लेकर आई हूँ। कैसे हो आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ सजेशन है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा है। अगर आप लोग इस कोर्स को, फुल कोर्स को लेना चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी फुल कोर्स के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में आप लोग को बताऊंगी, तो आप लोग देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरा इंट्रोडक्शन। आप इसमें मेरे बारे में पढ़ सकते हो आप लोग। मेरा जो वीडियो है यूपीएससी प्रीलिम्स, स्टेट पीएससी, ऑल वन डे एग्ज़ाम्स, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी सारे के क्वेश्चन को कवर करता है। सिर्फ आपको यहाँ से वीडियो देखना है, समझना है और जाकर एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। जब आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे तो खुद आप में कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि नहीं, आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो सही मिल रहा है। इतने वीडियो मैंने डाले थे, ये सब काफ़ी हैं फ्री वीडियोस डेमो के लिए। अगर आप कोर्स को बाई करना चाहते हो तो बिल्कुल इसको देख सकते हो आप लोग। सिर्फ 500 रुपये में है। मैंने चार्ज बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखा है, आप लोग सबको देखते हुए कि सब लोग स्टूडेंट हैं आप लोग, और इसीलिए इतना मिनिमम चार्ज मैं रखी हूँ, 500 रुपीज़। इसमें आप लोग पूरे फुल कोर्स को परचेज कर सकते हो। अगर किसी को कोर्स परचेज करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पॉलिटिकल लेक्चर, रिप्रेजेंटेड बाय मी श्रुति सिन्हा। देखिए 1909 के एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर उसको देख सकते हो और उसको समझ सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है वो 1919 में आता है। इसको भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे भारत शासन अधिनियम इसलिए पड़ा इसका नाम, क्योंकि आगे आप देखोगे इसके जो भी प्रोविज़न्स रहते हैं वो भारत में शासन से संबंधित रहते हैं। प्रांतों को द्वैत शासन दिया जाता है, इसीलिए शासन रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो इसका नाम क्या पड़ा था आपका? भारत शासन अधिनियम। और ये प्रोविज़न्स कौन लेकर आए थे? तो मॉन्टेग्यू थे और चेम्सफोर्ड थे उस टाइम में, ये दोनों मिलकर लेकर आए थे। इसलिए इस अधिनियम का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम रखा गया। सबसे पहली बात कि कारण क्या था इस अधिनियम के लाने का? तो देखिए, होम रूल लीग की स्थापना हो चुकी थी। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होती है। तिलक जी जो है वो मध्य प्रांत और बड़ार वाले हिस्सा में आपका करते हैं होम रूल लीग की स्थापना, और बाकी बचे हुए भारत में हमारी एनी बेसेंट करती हैं। और ये कहाँ से प्रभावित रहती हैं? आंदोलन ये जो रहता है होम रूल लीग आंदोलन, यह आयरलैंड के एक आंदोलन से प्रभावित रहता है। आयरलैंड में उस समय चलता रहता है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इसी तर्ज पे भारत में एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया जाता है होम रूल लीग आंदोलन, जिसमें स्वशासन की मांग की जाती है। तो फर्स्ट कारण क्या रहता है? होम रूल लीग के द्वारा स्वशासन की मांग हो रही थी। अंग्रेजों के द्वारा फिर 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई और कहा गया कि प्रांतों में स्वशासन अधिकार हम देंगे। इन्हीं दो कारणों पे क्या आता है अब आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है। फिर 1 अप्रैल 1919 को इस अधिनियम को बनाया जाता है। लेकिन यह अधिनियम लागू कब से होता है? तो 1921 से यह अधिनियम लागू हुआ। तो चलिए इसके प्रोविज़न्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहले केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत। द्विसदन मतलब दो सदन, टू हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस। तो केंद्र में ये चीज़ हुआ था।
ठीक है। और प्रांत में क्या हुआ था, द्वैध शासन यानी कि स्थानीय शासन की स्थापना हुई थी। द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन, मतलब शासन के समस्त विषयों को दो भागों में बांटा गया था प्रांतों में, और जो आपके आरक्षित विषय थे और एक जो थे आपके हस्तांतरित विषय थे। तो हस्तांतरित विषय जो थे वो अस्थाई शासक को दिया जाता है और आरक्षित विषय आपका गवर्नर अपने पास रखते हैं। तो इस तरह से दोहरा कंट्रोल रहता है प्रांत में। अस्थाई शासन मतलब एक वहाँ के स्थानीय शासक को बिठाया गया, लेकिन वो अपना कोई भी डिसीज़न खुद से नहीं ले सकता था। उसको किसी भी डिसीज़न के पहले किससे पूछना पड़ता था, गवर्नर से पूछना पड़ता था, या उस समय वायसराय थे, वायसराय से पूछना पड़ता था। तो इसलिए कहा जाता है कि दोहरा शासन, एक तो किसी प्रांत में जनता के ऊपर वहाँ का स्थानीय शासक, और उस शासक के ऊपर कौन बैठा है, आपका वहाँ का गवर्नर बैठा है। तो ये 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए केंद्र में क्या है आपका, द्विसदनात्मक व्यवस्था, मतलब विधान परिषद और विधानसभा 2 भाग में बट जाता है आपका विधानमंडल जो रहता है, या केंद्रीय विधान परिषद जो रहता है। और प्रांत में क्या होता है, द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है। देखिए 2-2 वाली बातें हो रही हैं इस एक्ट में। केंद्र में भी 2 सदन आ रहा है, प्रांत में 2 लोगों का शासन, दोहरा शासन हो रहा है। तो 1919 में क्या आता है आपका, 2 टाइम्स 19 का यूज़ हुआ है, 1919, 2 बार 19 और 19। तो अगर आप लोग इन एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो कि केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली किस अधिनियम से आई थी, तो आप लोग देखना जहाँ भी 2 बार कोई डिजिट लिखा हो वही आपका आंसर होगा। आग बंद करके जय माता दी बोल के 1919 को टिक करके आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो पूरे विषय रहते हैं प्रांतों में उनको 2 भाग में बांटा जाता है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय को इंग्लिश में बोलेंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ये जो है गवर्नर अपने कंट्रोल में रखा था, मतलब कुछ भी हो जाए ये गवर्नर के पास ही रहता था। और अंग्रेज तो बहुत होशियार थे ही, तो जहाँ जहाँ से जिस जिस सेक्टर से उनको पैसा आना था वो सारी चीज़ें वो अपने पास रखे थे। जैसे टैक्स में पैसा आता है, कृषि में भी कर लगाते थे वो, और फिर अनाज के बाद क्या मिलता था, उनको पैसा मिलता था, वो भी वो अपने पास रखे थे। खनीज से भी पैसा आता था, उसको भी ये लोग अपने पास में रखे थे। दूसरा था हस्तांतरित विषय। देखिए हस्तांतरित विषय का मतलब हुआ कि कभी भी ज़रूरत पड़ने पे स्थानीय शासक से ये ट्रांसफ़र हो सकता था गवर्नर के पास, मतलब गवर्नर इन विषयों को कभी भी अपने हाथों में ले सकते थे, इसीलिए इनको कहा जाता था हस्तांतरित विषय। इस पे किसका कंट्रोल था, स्थानीय शासक के पास थी ये। जितना भी इन्वेस्टमेंट वाला सेक्टर था, जहाँ पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत होती थी, उन सारे सब्जेक्ट को किसके अधीन कर दिया गया, आपके स्थानीय शासक की। लो भैया तुम यहाँ पे अपना इन्वेस्ट करो और डेवलपमेंट करो। शिक्षा हो गया, वहाँ भी पैसे खर्च होते हैं। स्वास्थ्य हो गया, लोगों के स्वास्थ्य में भी होते हैं। बिजली हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें, यहाँ से कुछ इनकम नहीं होना है, सिर्फ गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें स्थानीय शासक को दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है इस एक्ट से। फिर क्या होता है, प्रांतों के लिए पृथक से बजट का प्रावधान किया जाता है। देखिए प्रांत में स्थानीय शासन दिया जा रहा है, वहाँ पे सरकार की स्थापना हुई है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बजट बनाना पड़ेगा। उसके बाद प्रशासनिक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। कब किया जाता है, 1921 में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन कि प्रशासनिक लोक सेवा आयोग का गठन कब होता है, 1921 में होता है। और इसी समय से आपको मुस्लिमों के अलावा सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दिया जाता है। मुसलमानों को कब दिया जाता है, 1909 से दिया जाता है, और बाकी सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को जस्ट नेक्स्ट वाले अधिनियम से पृथक निर्वाचन प्रतिनिधि का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
इस अधिनियम की भी काफ़ी आलोचना होती है, सब लोग अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, या ये नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया। तो इस अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा किसने बताया था? बीजी तिलक ने बताया था। और इसे असंतोषप्रद और निराशाजनक किसने बताया था? कांग्रेस ने। क्योंकि प्रांतों में शासन तो दिया गया था, लेकिन क्या हुआ था, वहाँ पे स्वशासन था लेकिन दोहरा शासन आ गया था, द्वैत शासन, जो सबसे बड़ा वहाँ का कमी था। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं कर पाते थे, सिर्फ नाम मात्र की सरकार का गठन वहाँ पे हो गया था, सारी चीज़ें गवर्नर की अधीन ही चलता था। सेकंड चीज़ ये भी था, जब आप पढ़ोगे हिस्ट्री में उसमें और डिटेल में रहता है थोड़ा, कि जो भी दूसरे राज्यों के साथ संधि समझौते होने थे वो भी स्थानीय शासक अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था। उन सारी चीज़ों पे किसका अधिकार था? आपका गवर्नर का अधिकार था, उन्हीं की मर्जी से सारी चीज़ें होती थी। तो होप आप लोग को 1919 का एक्ट समझ में आया होगा। मेन इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि केंद्र में 2 सदन, द्विसदनात्मक, द्वि का मतलब होता है 2, सदनात्मक का मतलब होता है सदन, तो 2 सदन की स्थापना। और प्रांत में द्वैत शासन, द्वैत का मतलब होता है दोहरा और शासन का मतलब होता है दोहरा शासन, मतलब एक स्थानीय सरकार और दूसरा आपका उसके ऊपर गवर्नर का शासन। तो ये अधिनियम आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। देखिए फ्री वीडियो मैं बीच बीच में लाती रहूँगी, लेकिन अगर आप लोग को पूरा कोर्स परचेज़ करना है ना, तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बता सकते हो कि आपको कोर्स परचेज़ करना है। बाकी फ्री वाला जो था ये कंटिन्यू हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड जो चल रहा था ये यहीं पे एंड है। मैं बीच बीच में फ्री लेक्चर आप लोग के लिए लाती रहूँगी। तो ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मस्त एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए, चिल मार के पढ़िए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।